1757 बंगाल की उपजाऊ धरती, जहां व्यापार, समृद्धि और सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ था। एक तरफ 50,000 की विशाल सेना और दूसरी तरफ मात्र 3,000 सैनिक, लेकिन इस युद्ध ने भारत का भविष्य बदल दिया। यह कहानी है पलासी की, जहां बंदूकों से कम विश्वासघात ने ज्यादा काम किया, जहां भारतीय खून से अंग्रेजी राज की नींव रखी गई। आइए जानते हैं पलासी का युद्ध आखिर कैसे भारत को 200 साल की गुलामी दे गया। सन 1757 बंगाल की धरती, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी, रेशमी कपड़े और चावल की खुशबू से दुनिया भर में मशहूर थी। यहां का हर नगर व्यापार का केंद्र था और यही कारण था कि अंग्रेज, फ्रेंच और डच व्यापारी अपनी जड़ें गहरी करने के लिए संघर्षरत थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे छुपी थी एक आंधी, जो आने वाले समय में पूरे भारत का भाग्य बदलने वाली थी। उस दिन मैदान में आम के बगीचों से घिरी पलासी की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थे नवाब सिराजुद्दौला, जिनकी सेना 50,000 से अधिक सिपाहियों, 40 तोपों और विशाल युद्ध हाथियों से सुसज्जित थी। दूसरी ओर थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के केवल 3,000 सैनिक, जिनमें मुश्किल से 800 यूरोपीय और बाकी भारतीय थे। संख्या की तुलना में यह युद्ध आसान लग रहा था, लेकिन सच्चाई कहीं और छुपी थी। पलासी का युद्ध केवल तोपों और तलवारों का संघर्ष नहीं था, यह विश्वास और विश्वासघात की लड़ाई थी। यह वह जंग थी जहां भारतीय तलवारें भारी थीं, लेकिन भारतीय दिलों में बिखरे हुए लालच और गद्दारी ने उन्हें खोखला कर दिया। मीर जाफर और कुछ दरबारी सरदारों की चालों ने सिराज की मजबूत दीवार को अंदर से गिरा दिया। युद्ध का नतीजा केवल एक नवाब की हार नहीं थी, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता के सूरज के ढलने की शुरुआत थी। इस युद्ध ने अंग्रेजों को केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का रास्ता खोल दिया। यही वह क्षण था जब बंदूकों से कम, धोखे और लालच से ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई। यह कहानी पलासी की, जहां भारतीय खून से 200 साल की गुलामी लिखी गई। 18वीं सदी का बंगाल भारत का सबसे समृद्ध और संपन्न क्षेत्र था। गंगा और ब्रह्मपुत्र की धरती सोना उगलती थी। चावल, रेशम और मसाले दुनिया भर में भेजे जाते थे। यूरोपीय कंपनियां यहां व्यापार कर रही थीं। अंग्रेज, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली, लेकिन इनमें सबसे चालाक और महत्वाकांक्षी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज व्यापारी। साल 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वह युवा थे, तेजस्वी थे और अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते थे। सिराज को शक था कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि सत्ता हथियाने का खेल खेल रहे हैं। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम, कलकत्ता में गुपचुप भारी किलेबंदी शुरू कर दी थी। तोपें लगाई और अपने सैनिक बढ़ा दिए। नवाब ने आदेश दिया, किलेबंदी बंद करो, लेकिन अंग्रेजों ने आदेश मानने से इनकार किया। यह सिराज के सम्मान और बंगाल की संप्रभुता पर सीधा हमला था। युवा नवाब ने गुस्से में आकर कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज घबरा गए, कई भाग निकले और नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यही वह क्षण था जिसने अंग्रेजों को पलटवार के लिए मजबूर किया। वे जानते थे कि सीधे युद्ध में सिराज की विशाल सेना को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने हथियार से ज्यादा खतरनाक हथियार निकाला, साजिश और विश्वासघात। यहीं से पलासी की कहानी शुरू होती है, जहां व्यापारियों का लालच और दरबार की गद्दारी भारत की नियति बदलने वाली थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता से खदेड़ दिया था। फोर्ट विलियम अब नवाब की पकड़ में था और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा चूर चूर हो चुकी थी। यूरोप में बैठे कंपनी के मालिकों के लिए यह असहनीय अपमान था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बंगाल पर नियंत्रण वापस लो, चाहे जैसे भी हो। इसी बीच एक घटना घटी जिसे अंग्रेजों ने प्रचार का हथियार बना लिया। कलकत्ता के किले में कैद कुछ अंग्रेज सैनिक और अधिकारी दम घुटने से मर गए। अंग्रेजों ने इसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता नाम दिया और दुनिया को बताया कि नवाब ने निर्दयता की। हालांकि यह घटना उतनी बड़ी नहीं थी जितना बताया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को बदला लेने का बहाना दे दिया। दूसरी ओर
सिराज की समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। दरबार में बहुत से अमीर, जमींदार और सेनापति उसके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि युवा नवाब बहुत जल्दबाज और कठोर है। अंदर ही अंदर षड्यंत्र की आग सुलगने लगी थी। उधर अंग्रेज हार मानने वालों में नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन अपनी सेना के साथ कलकत्ता लौटे। उन्होंने किले पर दोबारा धावा बोला और कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता फिर से जीत लिया। कंपनी के झंडे फिर से फोर्ट विलियम पर लहराने लगे। अब बंगाल की धरती पर असली टकराव तय हो चुका था। एक तरफ सिराज की विशाल सेना और दूसरी ओर अंग्रेजों की छोटी लेकिन अनुशासित सेना। लेकिन असली खेल मैदान में नहीं, दरबार के भीतर खेला जाने वाला था, जहां गद्दारी की साजिश सिराज को चारों ओर से घेरने लगी थी। कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लेने के बाद अंग्रेज अब और भी साहसी हो गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने समझ लिया कि सिराजुद्दौला को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन अगर उसकी अपनी ही सेना और दरबार उसके खिलाफ हो जाए तो जीत आसान हो जाएगी। यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्र का खेल। सिराज के दरबार में बहुत से अमीर और सेनापति उससे नाखुश थे। सबसे आगे था मीर जाफर, जो सिराज की सेना का सेनापति था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह खुद बंगाल का नवाब बने। अंग्रेजों ने यह लालच दिया, अगर सिराज को हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। लालच और सत्ता की प्यास ने मीर जाफर को गद्दारी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने गुप्त समझौते किए। बंगाल के अमीर व्यापारी जगत सेठ, कुछ दरबारी और मीर जाफर सब अंग्रेजों से मिल गए। ये वही लोग थे जिन्हें सिराज की कठोरता और जल्दबाजी नागवार लग रही थी। इस षड्यंत्र ने नवाब की नींव हिला दी। सिराज को खबरें मिल रही थीं कि गद्दारी हो रही है, लेकिन वह भरोसा करना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि उसके अपने लोग उसे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाला था। अंग्रेज अब पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी सेना कम थी, लेकिन संगठित और अनुशासित थी। उधर सिराज की सेना विशाल थी, लेकिन भीतर से बिखरी हुई। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ वफादारी की कसौटी। यही पलासी की धरती पर होने वाला था। पलासी की घाटी में बादलों की तरह घिर रहा था विश्वासघात का तूफान। अब केवल युद्ध बाकी था, और उसी युद्ध से भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। 23 जून 1757 की सुबह पलासी की धरती पर इतिहास लिखने की तैयारी हो रही थी। एक ओर सिराजुद्दौला की लगभग 50 शून्य सैनिकों की विशाल सेना, तो दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव के केवल 3 शून्य सिपाही। संख्या में अंतर साफ था, लेकिन दिलों और नियत में बड़ा फर्क था। युद्ध शुरू हुआ। सिराज की तोपें दहाड़ने लगीं, परंतु बारिश ने बारूद को गीला कर दिया। तोपों से धुआं तो उठा, लेकिन गोलियां अपेक्षित ताकत से नहीं चली। अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनकी बंदूकें और तोपें लगातार चलती रहीं, लेकिन असली खेल मैदान पर नहीं, मन के भीतर हो रहा था। मीर जाफर और उसके समर्थकों ने सिराज का साथ छोड़ दिया। वे सेना लेकर खड़े रहे, लेकिन युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। सिराज को उम्मीद थी कि उसके सेनापति लड़ेंगे, लेकिन वे चुपचाप अंग्रेजों की जीत का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही घंटों में बाजी पलट गई। सिराज की विशाल सेना बिखरने लगी। कई सैनिक भाग खड़े हुए, और जिन पर भरोसा था वही गद्दारी कर गए। रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सेना ने यह असंभव सायुद्ध जीत लिया। पलासी की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, यह भारत की किस्मत बदलने वाली घटना थी। नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए, बंगाल अंग्रेजों के हाथ चला गया, और कंपनी की नींव और मजबूत हो गई। गद्दारी ने वह कर दिखाया जो तोप और तलवार नहीं कर सकी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का असली उदय इसी धरती पर हुआ। पलासी की हार ने आने वाले 200 वर्षों की गुलामी की नींव रख दी। पलासी की हार के बाद सिराजुद्दौला का मनोबल टूट चुका था। वह युद्ध भूमि से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे, लेकिन वहां भी विश्वासघात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जो दरबारी कभी उनके सामने सिर झुकाते थे, वही अब पीठ फेरने लगे। सत्ता की चमक और सोने चांदी का लालच सबको अंधा कर चुका था। सिराज ने समझ लिया कि अब अंग्रेजों और गद्दारों से बचना मुश्किल है। कुछ समय तक उन्होंने छिपकर
अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर, जो अंग्रेजों की मदद से नवाब बन चुका था, सिराज को जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। अंततः 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को पकड़कर निर्ममता से मार दिया गया। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में बंगाल का यह युवा नवाब इतिहास के पन्नों में शहीद बन गया। सिराज की मौत के साथ ही भारत का भविष्य बदल गया। अब बंगाल, भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश, अंग्रेजों के हाथों में था। कंपनी ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत कर ली कि धीरे धीरे पूरा भारत उनकी गिरफ्त में आने लगा। प्लासी की हार ने सिर्फ सिराज की गद्दी नहीं छीनी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की नींव भी हिला दी। यह हार यह भी बताती है कि विदेशी ताकतें हमें तब तक जीत सकती हैं जब तक हम आपस में बौंटे रहें। अगर सिराज की सेना एकजुट होती, अगर मीर जाफर और दरबारियों ने गद्दारी न की होती, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। प्लासी की धरती सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं थी, वह भारत की गुलामी का द्वार थी। और सिराजुद्दौला एक ऐसा नाम बन गए जिनकी जवानी और बलिदान हमेशा यह याद दिलाते हैं कि गद्दारी की कीमत एक पूरी सभ्यता को चुकानी पड़ती है।